पहली चीज आपने पूछा है कि क्या मृत्यु की कोई ट्रेनिंग हो सकती है, शिक्षा हो सकती है, और क्या उस ट्रेनिंग के चलते हुए हम अहिंसा और प्रेम और करुणा ये सब सूक्ष्म चीज़ें सीख सकते हैं, और अगर हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसे कार्यक्रमों में जाते हैं तो क्या हम इस मृत्यु के पार के जगत को और इन सारी चीज़ों को हम अनुभव कर सकते हैं। देखिए, मृत्यु की ट्रेनिंग से क्या अभिप्राय है, इसको पहले समझें। हर कोई धीरे धीरे मर ही रहा है। हमारे जो शरीर की संरचना है ये इसी द्वैत पर, इसी विरोधाभास पर खड़ी है। हमारी कोशिकाएं भी प्रतिक्षण बन रही हैं, मिट रही हैं, जन्म रही हैं और मर रही हैं, जैसे हमारी सांसें आ रही हैं और जा रही हैं। तो जीवन और मृत्यु का ये सिलसिला, जीवन और मृत्यु का ये नृत्य तो हमेशा हमारे साथ चलता है। हमारी सारी शरीर की कोशिकाएं वक्त के साथ बदल जाती हैं, हर अंग की बदल रही होती हैं, धीरे धीरे उनमें ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। शरीर में एक प्रोग्रामिंग है मरने की, सारी सेल्स में वो प्रोग्रामिंग है कि कब उस सेल को, कब उस कोशिका को अपना काम पूरा करके मर जाना है। जब कभी किसी भी सेल की, किसी भी कोशिका की वो प्रोग्रामिंग मरने की गड़बड़ हो जाती है, उसमें कोई माल फंक्शनिंग हो जाती है, कोई उसमें ऐसी बाहरी प्रभाव से कोई ऐसी घटना घट जाती है कि उसका प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाता है और वो सेल, वो कोशिका मरना बंद कर देती है। तब क्या होता है, तब हमारे शरीर में ट्यूमर्स, कैंसर्स और ये सब सारी चीज़ें पैदा होती। कैंसर क्या है? कैंसर उन्हीं कोशिकाओं का एक समूह होता है जिनकी मरने की प्रोग्रामिंग बंद हो गई। तो यूं तो हमको लगता है कि हम जीना चाहते हैं, लेकिन जीना चाहने के लिए हमको मरना भी जरूरी है। ये तो हमारा शरीर हमको सिखाता है। जिसको जी कृष्णमूर्ति हमेशा कहते हैं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डाई इन एवरी मोमेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हर क्षण में हम मरे। लेकिन ये कोई फिलोसॉफिकल शिक्षा नहीं है, ये तो हमारे शरीर की एक अंतर्निहित प्रज्ञा है कि इनबिल्ट बॉडी विजडम है। लेकिन अगर कोई इसको नहीं समझ पाता और जीने की इतनी चाह पैदा कर लेता है तो फिर वो तमाम तरह की बीमारियों का शिकार होता है। हम जीवन को स्वस्थ ढंग से जिएं, इसके लिए हमको मरने को स्वीकार करना पड़ता है। ट्रेनिंग की जरूरत नहीं कि आप सीखें, केवल अनलर्निंग की जरूरत है। जो हमने सीख लिया है जीवन को लेकर, जीवन के प्रति मोह, जीवन के प्रति पकड़, उसको छोड़ना है। मरने की ट्रेनिंग कुछ नहीं करनी है, ट्रेनिंग तो सारे जीवन की ही है, बस मरने को स्वीकार कर लेना है क्षण प्रति क्षण। उसी से विकास होता है, उसी से नई चीजें आती हैं। एक बीज भी अंकुर बनता है, पौधा बनता है, वृक्ष बनता है, तो बीज तो मरता है, मिटता है। वो नहीं मिटेगा, नहीं मरेगा तो कभी वो वृक्ष भी नहीं बनेगा। किसी पुराने विचार के प्रति हम मरेंगे तभी नया विचार आएगा। किसी पुरानी धारणा के प्रति मरेंगे तो नई धारणा आएगी, नई कोपल आएगी। हम धारणाओं पर भी चिपक कर बैठ जाते हैं, उनको छोड़ते नहीं, तो हमारी धारणाओं के कैंसर, हमारी मान्यताओं के कैंसर। हमको एक फिजिकल कैंसर से पीड़ित नहीं, फिजिकल कैंसर तो सबसे बाद में आता है। ऐसे देखें, रिलीजियस कैंसर हैं, आइडियोलॉजिकल कैंसर हैं, हमारे इमोशनल कैंसर हैं, हम इतने कैंसर से पीड़ित हैं कि तमाम तरह के हम ट्यूमर्स लेके घूम रहे हैं। मर नहीं रही वो पुरानी चीज़ें कि नई पैदा हो सके, और उनका चेन रिएक्शन वो खत्म कर देंगी। जैसे कैंसर की कोशिका जब बढ़ती जाएगी तो तुम्हारे इस जीवित ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देगी।
इसी तरह से धारणाओं के कैंसर तुम्हारी जीवंत धारणाओं को खत्म कर देते हैं। यानी कि धारणाएं भी काम की हैं, जो जीवंत हैं, लेकिन जिनका काम पूरा हो गया उनको जाने दीजिए। ये हर चीज उस फूड आइटम की तरह है जिसको तुम लाते हो, उसको वक्त रहते इस्तेमाल कर लेना पड़ता है। उनकी सेल्फ वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन हम तो सेल्फ वैल्यू इटर्नल अनंत बनाकर चलना चाहते हैं। हमको तो लगता है कि ये तो अनंत काल तक इनको हमें लेकर चलना है, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, फिर समस्याएं खड़ी होती हैं। जल्दी से उपयोग करें, आगे बढ़ें, विचार को समझें, आगे बढ़ें, तो ये ट्रेनिंग होती है। लेकिन मैं समझता हूँ शायद आपने उन बातों की ओर इशारा किया हो जो तिब्बतन बार्दो और ऐसे बातों के जिक्र होता है कि बार्दो जब व्यक्ति मरने वाला है तो उसको मरने के बारे में पूरा एक डिस्क्रिप्शन देते हैं, वो कैसे कैसे क्या होगा। तो वो कोई मरने की ट्रेनिंग नहीं है, वो उसके माइंड को एक हिप्नोटिक स्टेट में डालने की ज़रूरत है, कोशिश है। उनकी परंपरा किसी खास बात में मान्यता रखती है, तो वो एक खास किस्म की मान्यता उस मन में डालना चाहते हैं। हम जब भी सजेशन दे रहे होंगे तो सजेशन का मतलब ही हम कोई मान्यता डाल रहे हैं, और उस मान्यता से एक दुनिया खड़ी हो जाएगी, एक जगत खड़ा हो जाएगा। उसकी कितनी प्रासंगिकता है, कितनी उपयोगिता है, ये एक अलग विषय है जिस पर चर्चा हो। मैं समझता हूं कोई प्रासंगिकता नहीं है, कोई उपयोगिता भी नहीं है उस तरह की प्रक्रियाओं की। फिर आपने पूछा है कि ये जो अहिंसा, करुणा, ये सब सूक्ष्म बातें, क्या हम इनको सीखते हैं? ये तो हमारी समझ से पैदा होंगी, ये तो जीवन और मृत्यु के संतुलन को जानने से पैदा होंगे, तो इसके लिए मृत्यु की तो कोई ट्रेनिंग आवश्यक नहीं है। फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन या जाति स्मरण जैसे प्रोग्राम, इसमें क्या अनुभव होता है? तो ये कॉन्सेप्ट है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो एक कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आप पूछते हैं कि इन्होंने सुना है कि मृत्यु के बाद एक जगत होता है जहां हम चले जाते हैं। हम कहीं नहीं जाते, हम जहां हैं वहीं रहते हैं। यही तो गुत्थी है ना। हर किसी को लगता है हम कहीं चले जाएंगे मृत्यु के पार के जगत में, जबकि जीवन हमको प्रतिक्षण यही देशना दे रहा है, यही शिक्षा दे रहा है कि हम शाश्वत हैं, हम इटर्नल हैं, हम इस वर्तमान में ही हैं, हम कहीं आते और कहीं जाते नहीं। ये केवल मानसिक एहसास है जो आने जाने को बताता है। तो वो आध्यात्मिक जगत, कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एक स्पिरिट वर्ल्ड, कई किताबें भी आ रखी हैं मार्केट में, स्पिरिट वर्ल्ड और इस तरह की अच्छी बातें हैं, फिक्शन है, पढ़ने के लिए रोचक है, कल्पना की अच्छी उड़ान है कि क्या होता है, और उस बात को पढ़ के भी हम कुछ सीख सकते हैं इस जीवन के लिए, तो कोई उसमें हर्जा नहीं है, मुझे कोई अड़चन नहीं है। वो किताबें भी लोग पढ़ें, खुश रहें। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है खुशी और शांति, तो आप उनको पढ़ के भी शांत हैं, खुश हैं, तो इट्स ओके। लेकिन उनको एक फिक्शन बुक की तरह पढ़ें, एक कहानी की तरह। मूल बात है हम कहीं आते और जाते नहीं। हमारा इसीलिए तो जिसको हम आत्मिक जगत कहते हैं, भारत में हमने उसको कहा, वो कहीं आने जाने वाला नहीं है। और समय तो एक ही है वर्तमान का, तो भविष्य का तो कोई समय नहीं हुआ। तो जितनी बातें हैं वो सब केवल कल्पना के धरातल पर ही रह जाती हैं, उनकी कोई वास्तविकता नहीं होती। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम क्यों करते हैं उन सब प्रयोगों को, इसको भी जान लें। मैंने भी वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। व्यक्ति की एक कंडीशनिंग है, एक प्रोग्रामिंग है, वो उन बातों में यकीन करता है, तो उसके यकीन की उंगली पकड़कर कई बार हम उसको एक अलग एहसास देना चाहते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सारे जो प्रयोग हैं वो सम्मोहन आधारित प्रयोग होते हैं, हिप्नोसिस बेस्ड होते हैं। हिप्नोसिस का अर्थ है हम सजेशन से और उसको एक गहरे विश्राम में ले जाकर किसी भी व्यक्ति को एक खास अवस्था में ले जाते हैं।
तो वो हिप्नोटिक सजेशंस एक दुनिया रच देते हैं। वो दुनिया वास्तविक नहीं है, वो उन सुझावों से पैदा हो गई है। उस ट्रांस में अगर तुम्हारे लिए सुझाव दे दिया जाए कि देखो तुम अपने स्पिरिट गाइड से मिलने जा रहे हो, तो तुमको स्पिरिट गाइड दिखने लगेगा। होता कहीं नहीं है, लेकिन तुमको दिखने लगेगा। अब तुम पूछोगे इस खेल का मतलब क्या है? जब बच्चे खेलने की जिद करते हैं तो उनको कुछ खेल दिए जाते हैं। कोई बच्चा बड़ा होकर अपने पेरेंट्स से लड़ाई नहीं लड़ता कि क्या हमको आपने खेल खिलाया, कि ये सेंटा क्लास गिफ्ट दे जाता था, वो कोई परियां गिफ्ट दे जाती थी, वो एंजल्स आ जाते थे, आपने अच्छा उल्लू बनाया मुझे। कोई बच्चा नहीं लड़ाई लड़ता, क्योंकि बड़े होकर वो समझ जाता है कि ठीक है, उस समय की ज़रूरत रही होगी ये। जैसे बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में एक बड़ी खूबसूरत सी बात कही जाती, और बुद्धा ने जाति स्मरण के प्रयोग इसीलिए किए। तो उस ट्रेडिशन में बात कही जाती कि जब साधक एक चाइल्डिश स्टेज में होता है, अपने बच्चों वाली अवस्था में होता है, तो उसको पेड़ की कोई पत्ती तोड़कर, किसी भी पेड़ की, जो गुरु है वो पकड़ा देता है और उस साधक से कहता है, उस सीकर से कहता है कि देखो ये गोल्डन लीव्स हैं, ये स्वर्णिम पत्तियां हैं, सोने की पत्तियां, इनको संभाल के रखना है, बहुत महत्वपूर्ण, इनका ध्यान रखना है। अब वो उनको स्वर्णिम पत्तियां मानकर, गोल्डन लीव्स मानकर रखता है, संभालता है। लेकिन जब वो मैच्योर होता है, उसकी दृष्टि मैच्योर होती है, तो वो देखता है पत्तियां तो पत्तियां हैं, वो गोल्डन लीव्स नहीं है। तब बस वो हंसता है और उसके आगे चला जाता है। तब वो असली पत्तियां ढूंढ लेता है और असली गोल्ड ढूंढ लेता है। लेकिन बीच में चूंकि उसको गोल्डन लीव्स की तलाश थी, तो बस गोल्डन लीव्स पकड़ाकर उसको थोड़ी देर के लिए सेटल्ड कर दिया जाता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसे तमाम प्रोग्राम बस उसी खेल का हिस्सा हैं। जब हम जिस मान्यता में अभी जी रहे हैं, उसी मान्यता का कोई धागा पकड़कर हम एक अंतर्दृष्टि का निर्माण कर देते। हमारे यहाँ देखिए, जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशन करते थे, हम भविष्य में करेंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे तो नहीं लगता कि करने वाले हैं भविष्य में हम ऐसे कोई सेशन। लेकिन जब भी सेशन हम करते थे तो लोगों को पहले ही बता देते थे कि देखिए भाई, किसी का कोई पुनर्जन्म नहीं होता, ये शरीर मन इस स्थान समय की संरचना है, इसी में डिसॉल्व हो जाता है, कोई पुनर्जन्म नहीं होता। तो अब बेचारा तो दूर से हजारों किलोमीटर से आया है अपने पिछले जन्म जानने, अब उसको पहले ही एक कंसेप्ट बम्बार्डमेंट की तरह से मिल गया कि पिछला जन्म होता ही नहीं, तो जानेंगे क्या। लेकिन फिर भी वो जाता, फिर भी हम सजेशन में उसको ले जाते थे, सजेशन देते थे। अब इसका पैराडॉक्स देखिए और इसकी गुत्थी देखिए, जब उसको पहले ही स्पष्ट कर दिया कि कोई पिछला जन्म नहीं होता, तो वो देख क्या रहा है? तो जब वो जा रहा है उन सजेशंस में, वो क्या देख रहा है? अब उसके सामने एक दोहरी चीज पैदा हो गई। एक तो जो सजेशन मैंने उसको पहले दिया, यानी सच्चाई दी उसको कि कोई पुनर्जन्म नहीं है, ये उसके अंदर बैठा, और एक वो धरातल जिस मान्यता में वो जी रहा था, उसका निर्माण हुआ। दोनों के टकराहट से उसके भीतर एक अंतर्दृष्टि आती है, जो उसके जीवन में कुछ समाधान, कुछ सुलझाव ले आती है, कुछ थेरेपेटिक काम हो जाते हैं, और वो ये पाता है कि जीवन अनंत है। जन्म हो ना हो, लेकिन जीवन का विस्तार अनंत है। ये जीवन उतना ही नहीं है, उतना ही सीमित नहीं है जितना हम इसको मानते हैं। इसका विस्तार, इसकी व्यापकता बहुत है। तो वहाँ पर उस पीएलआर का यूज हो जाता है। लेकिन अगर पीएलआर में कोई पिछले ही जन्म जानने में लगा हुआ है, पूरी कहानी, पूरी डायरी मेंटेन कर रहा है, ये हमारा पिछला जन्म नंबर 1, पिछला जन्म नंबर 2, 3, 4, तो फिर ये एक अलग विक्षिप्तता की कहानी हो जाएगी। तमाम जगह लोग उसमें लगे हुए हैं, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। हमने जब किया पीएलआर तो पहले ही बता दिया कि पुनर्जन्म नहीं होता। अब तुम जाना चाहते हो तो जाओ पिछले जन्म में, एट योर ओन रिस्क, लेकिन होता नहीं है। मुझसे किसी ने बहुत क्लियरली कन्फ्रंट करके क्वेश्चन पूछा नहीं, या हिम्मत नहीं पड़ी, या समझ में नहीं पड़ा, या लोग इतने खुश हो जाते हैं नहीं पूछते। अक्सर मुझसे लोग तमाम प्रश्न नहीं पूछते। किसी ने पूछा नहीं कि तो फिर ये जो दिखा हमको वो क्या दिखा,
दिखा तो हमको पिछला जन्म और ये सारी चीजें, वो हमारी मान्यता, हमारी कहानी, हमारी स्टोरी, जिस मान्यता में हमने इन्वेस्ट किया था वो दिखा, था कुछ भी नहीं, और उससे जो हमको सार मिला वो काम का था। जैसे हमको नींद में सपने दिखते हैं, सपनों में आप क्या देखते हैं? सपनों में तमाम कुछ चीजें देखते हैं, लेकिन सपनों पर जो शोध होता है वो ये बताता है कि सपने तुम्हारे इसी जीवन की किसी व्यवस्था, उलझाव को कोई समाधान देने के लिए तुम्हें इशारा दे रहे होते हैं। लेकिन तुम जा तो कहीं सकते हो किसी भी जगह पर, लेकिन वो पिछला जन्म नहीं होता, अगला जन्म नहीं होता। समाधान के लिए तुम्हारा माइंड एक पिक्टोरियल इमेज क्रिएट करता है और वहाँ से तुमको क्लू मिल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए तुमको बताऊँ, कई इतिहास में बड़े प्रसिद्ध सपने दर्ज हैं और मैंने भी इस पर बहुत काम किया। और ये जो ड्रीम वर्ल्ड है ये बहुत अच्छे से मैंने भी जिया और उसको रखा, समझाया। पर्सनली ये ड्रीम वर्ल्ड मेरे लिए बहुत क्लूज लेकर आता रहा, बहुत सारे समाधान लेकर आता रहा। लेकिन एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना बताऊं, जिन्होंने सिलाई मशीन का आविष्कार किया, इस समय मुझे उनका नाम नहीं डाउनलोड हो रहा है, तो वो जो सिलाई मशीन पर काम कर रहे थे वो तमाम उसमें जुगत लगा रहे थे कि कैसे इसको करें। और पहले जो सुई होती थी जो हाथ से पकड़ के कपड़े सिलते थे, तो उसमें तो जो आई होती है सुई के होल की वो ऊपर होती है, तो वो भाई ट्रेडिशनली उनके दिमाग में वही था, वो बराबर वहीं पे होल बना के और सिलाई मशीन के बाकी टेक्नोलॉजी बिठा ली थी उन्होंने कि ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी हो सकती, और उसी में उनका काम बन नहीं रहा था। सुइयाँ टूट जाती थी, धागे उलझ जाते थे, बात बन नहीं रही थी। तो बड़ा हताश होकर, निराश होकर एक दिन वो लेटे और सो गए। तो उनको सपना दिखाई दिया कि जंगल गए हुए हैं, जंगल में कुछ लोग, कबीले के लोग उनको पकड़ ले गए हैं और उन कबीले के लोगों ने कहा कि अच्छा तुम सिलाई की मशीन बना रहे हो, तुम्हारी हिम्मत, तुम सिलाई की मशीन बनाओगे, तुमको मार डालेंगे। तो उन्होंने भाले लेकर उनको मारने के लिए भाले उठाए। तो उन्होंने देखा कि चमचमाते हुए भाले जब उनकी तरफ आ रहे थे और उस पर धूप पड़ रही थी उन भालों की नोक पर, तो उन्होंने देखा कि भाले की नोक पर आँख जैसा छेद था और भाले बस उनको मारने के लिए आगे आ रहे हैं। उसी से चौंक कर वो जगे तो एकदम से उनके माइंड में ये क्लू आया कि अरे भाई सुई में छेद नीचे बनाना है, नोक पे बनाना है, और बस सिलाई मशीन बन गई। अब इस सपने को अगर आप देखें तो क्या कहेंगे कि पिछले जन्म में कबीले में पैदा हुए थे तो कबीले में चले गए, तो उनके उस पूर्व जन्म ने उनको एक ज्ञान दे दिया। नहीं, उनका मन जैसी कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग था, उनके लिए उसने एक ड्रामा, एक पिक्टोरियल इमेज रच दी और उनको एक क्लू मिल गया। ऐसे ही पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जो कुछ भी दिखता है, कितना भी इंटेंस और कितना भी डिटेल्ड दिखता हो, वो तुम्हारा ही एक ड्रामा होता है जिससे तुमको कोई क्लू मिलना होता है जो तुम्हारे काम का होता है। तुम्हारे काम का हुआ तो काम का, नहीं तो फिर बेकार है, फिर उसको जाने दीजिए, जैसे तमाम सपनों को जाने देते हैं इसी तरह से। तो PLR के बारे में बस इतना ही सारभूत है, बाकी सब नॉन एसेंशियल है। आप कोई नाम डालेंगे, अभी आपने कुछ लिखा किसी का, हम किसी के नाम में, किसी के प्रोग्राम्स में नहीं जाएंगे। कौन क्या करता है, क्या नहीं करता है, इसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। सीधी सही सटीक बात यही है, बाकी कौन क्या करता है वो जाने और उसका काम जाने, और जो कर रहा हो वो जाने। इससे हम लोगों का कोई सरोकार नहीं है।